बताइए कि असल में आपकी नजर में ये लैप्सेस कहां थे? देखिए मारिया आदिल साहब, मामला ये है कि ये जितने वाकयात हुए हैं और ये जितने विजुअल्स आप देख रहे हैं ट्रैफिक जैम के गाड़ियां बर्फ में धंसी हुई हैं, ये 3 जगहों के हैं। एक ये एबटाबाद रोड के हैं, एक ये मुजफ्फराबाद रोड के हैं और तीसरे ये झीका गली के हैं। और ये सारे वाकयात भी इन्हीं जगहों पर हुए हैं। और ये दोनों सूबों की, इस बात पर भी थोड़ा सा हैरान हूं, ये सिर्फ जो खैबर जो पंजाब की हुकूमत है उस पर सारा मलबा डाला गया है, काफी हद तक कसूर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी है। अच्छा, अब मैं जो सारा दिन वहां पर कल रहकर ये देखने की कोशिश करता रहा हूं कि दो सवाल जानने की कोशिश करता हूं। एक ये कि ये कैसे हो गया, गाड़ियां सारी कैसे फंस गई और क्यों वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका, और दूसरा ये कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन था या नहीं था। तो देखिए, हुआ ये है, अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत सारी गाड़ियां नजर आएंगी। आप जो वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें भी आपको नजर आ रहा है। ये बर्फबारी उस वक्त शुरू हुई जब ट्रैफिक ब्लॉक था, जब ट्रैफिक जैम हो चुका था। और ट्रैफिक जाहिर है इसलिए जैम हो चुका था कि 1 लाख गाड़ियां थे, फिर हमारे यहाँ लोगों में शऊर की और ट्रैफिक सेंस की कमी है, 2-2 लाइनें बना लेते हैं। सामने से आने वालों को जब 2 कतारें मिलती हैं तो ट्रैफिक डेडलॉक जनरेट हो जाता है। एक ऐसी सूरत हाल में बर्फबारी हुई और बर्फबारी शुरू हुई और फिर वो इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर जो फंसे हुए लोग थे उन्होंने 2-3 तरह के, यानी फैसला करना था कि क्या करें, तो 2-3 तरह के फैसले वो कर पाए। एक तो ये कि जिन्होंने गाड़ियां अपनी वहीं पर रोड पर छोड़ दी और फौरन निकल गए। अब उन्होंने गाड़ियां चूंकि रोड पर छोड़ दी तो अभी बर्फबारी का आगाज हुआ था तो ट्रैफिक जैम हो गया, प्लान सारा दरम भरम हो गया। और फिर बाकी वो लोग थे जिन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया और कुछ देर के बाद वहां से चले गए। और फिर वो लोग जो देर हो गई और देर होने के बाद वहां से जाने की पोजीशन नहीं रही और रात हो गई। अब एक चीज तो हमें वाज़ेह समझ आती है कि ऐसे में बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की मूवमेंट मुमकिन नहीं थी इन तीनों सड़कों पर, जहां पर मैंने आपको बताया एबटाबाद रोड पर, मुजफ्फराबाद रोड पर, जगहों पे जीगा गली के पास, क्योंकि गाड़ियां, ट्रैफिक जैम थी, गाड़ियां फंसी हुई थी, तो बर्फ हटाने वाली गाड़ियां तो आगे नहीं जा सकती थी। लेकिन आज सवाल कि क्या लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, तो इसका जवाब यह है कि अगर हंगामी हालत उसी वक्त नाफिज कर दी जाती रात ही में, तो रेस्क्यू किया जा सकता था। वो रेस्क्यू के इदारे जो अगले दिन सुबह हरकत में आए लाशें देखने के बाद, तो अगर रात में हरकत में आ जाते तो शायद फुट स्टेप्स पर जाकर लोगों को निकाला जा सकता था। लेकिन शायद ही किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कुछ लोग मर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हजारों लोगों ने वो रात गाड़ियों में गुजारी थी इन सड़कों पर, तीनों जगहों पर जहां मैं बताया इसके अतराफ में हजारों लोगों ने सड़कों पर गुजारी थी, जिनमें से 22 की हलाकत हुई है, 22 अफराद जामाक हुए हैं। बाकी लोगों ने सर्वाइव किया और सारी रात बर्फ में रहकर सर्वाइव किया, क्योंकि उनके पास क्लोथिंग अच्छी थी, कंबल थे, उन्होंने खुद को लपेट लिया और ऑक्सीजन की फराहमी उनको होती रही। असद साहब, इस बात में कितनी हकीकत है कि ये जो होटल के हवाले से, मालिकान के हवाले से और इंतजामिया के हवाले से जो रवैया सामने आया है, 50-50 हजार रुपए चार्ज करने के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया पर ये खबरें भी आई हैं, आपने वहां जाकर क्या देखा? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा हुआ है आदिल साहब और ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पहली दफा हुआ है? ये पिछले कई सालों से हम सयाहों को शिकायत करते देख रहे हैं कि ओवर चार्जिंग हो रही है। 2,000 रुपए कमरे वाले कमरे का 10,000 और 10,000 वाले कमरे का जो है वो 25-30 हजार रुपए पहले भी चार्ज किया जाता है। ये आज तक एसओपी क्यों नहीं बनाया गया और उस पर अमल दरामद किसने करना था जो नहीं हुआ? और दूसरी बात यह है कि मैं इन दोनों चीजों का कनेक्शन किसी हद तक तो है कि कुछ लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कमरों में रह सके, तो रात गुजारने की गाड़ी में उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कमरों तक पहुंचकर और यानी किसी ने भी होटल के दरवाजे पर दम नहीं तोड़ा सर्दी से। अब ये देखिए, ज्यादातर लोग वो हैं जो होटल तक पहुंच नहीं सके। तो ये बेहिसी अपनी जगह पर है जो इस सानहे में उजागर हुई है। आपने बताया कि जहां पर मरी साइड की इंतजामिया की गफलत थी, वहीं पर एबटाबाद साइड की भी गफलत थी। लेकिन हमने यहाँ पर तो ये देखा, जो न्यूज सामने आ रही है कि वहां की सूबाई हुकूमत, पुलिस और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम एक प्लानिंग के तहत चीजों को कंट्रोल किया। अगर वहां पर प्लानिंग ना होती तो यहां से ज्यादा बुरे हालात होते। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है। तो ये आप देखिए मारिया, इसमें एक बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनकी मरी में बर्फ देखकर तसल्ली नहीं हुई थी, क्योंकि मरी में बर्फबारी कम हुई है, उन्होंने गलियात का रुख किया था। अच्छा। वो आगे गए थे,
मैं कल जब शाम में मरी से निकल रहा था तो मैंने एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स को देखा जो अपने 10 साल के बच्चे को लेकर बाइक पर किसी न किसी तरह उसे मैनेज किया और वो मरी पहुंच गया। और वो लोगों से रास्ता पूछता फिर रहा था कि मैंने हाइट पर जाना, मैं कहां से जाऊं और मुझे ज्यादा बर्फ कहां पर मिलेगी। तो मैंने भी उसको गाइड किया कि आप इधर चले जाएं। तो ये तो उसने पूछा कि कोल्डरा चौक में खड़ा था, ये सड़क कहां जाती है, ये यानी वो वहां से रिहायशी नहीं था, वो बुलंदी की तलाश में था और ज्यादा बर्फ की तलाश में था। ये कल शाम का वाकया है जब लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे या निकाले जा रहे थे। देखिए, गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो काम किया है ताखीर से किया है, देर से हरकत में आई है। कल तो सारा दिन फिर ये हुआ कि गाड़ियों को निकाला जाता रहा, लेकिन कल भी दर्जनों गाड़ियां या सैकड़ों गाड़ियां ऐसी थी मुख्य सड़कों पर जिनके मालिकान अभी तक अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचे थे। और वो चूंकि नहीं पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियां सड़क से नहीं हटाई जा सकती थी। उनकी गाड़ियों के दाएं बाएं से रास्ता बना के सिर्फ इतना रास्ता बनाया गया था कि एक गाड़ी गुजर सकती थी। तो वो मालिकान 3 दिन में भी लोग अपनी गाड़ियों तक वापस नहीं आए थे। वो शायद मॉल रोड पे चले गए थे, मरी चले गए थे, और मरी से नीचे आने के लिए आपको 1 घंटे की पैदल वॉक करनी पड़ रही थी। तो शायद वो वॉक नहीं कर पा रहे थे या वो भी समझ रहे थे कि उनको मजीद अभी स्टे करना है और गाड़ियां उन्होंने वहीं पर खड़ी कर दी थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलकर सारी मैनेजमेंट को खराब किया। बहुत सारे फैक्टर्स थे और इसमें अगर हम जो रोल प्ले कर रहे थे, ऑपोजिशन की बात करूं या हुकूमत की बात करूं, वहां तक तो पॉइंट स्कोरिंग होती रही है। लेकिन सिद्दीक, अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया ने भी यहां पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। किस तरह से कि अगर कोई वहां पहुंच रहा है तो भी तनकीद हो रही है, कोई वहां नहीं पहुंच रहा उस सिचुएशन पर तो भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। ये इस तरह से क्यों है कि मीडिया को जहां पर सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, अगर कोई इंसिडेंट हो भी गया तो वहां पर वो मीडिया भी अपनी तरफ से पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था? देखिए, ज़ाहिर मीडिया का काम है हुकूमत की जो गलत चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना, हुकूमत पर तनकीद करना, हुकूमत को एक्सपोज करना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वहीं पर मीडिया की जिम्मेदारी एजुकेट करना भी है। इस आने से पहले पूरा मीडिया ये दिखा रहा था कि जी स्याह जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल दिखाई जा रही थी और बड़ा इसको एक जिस तरह से मीडिया का एक रवैया है कि दिखाना, ये भी गलत नहीं था। लेकिन साथ वहीं पर मीडिया की जिम्मेदारी ज़ाहिर है लोगों को एजुकेट करना भी है। जैसे असदुल्ला खान साहब ने भी बताया कि लोगों की वो तैयारी नहीं थी। लोगों को अच्छा देखें, आज तक कब मीडिया ने बताया है कि भाई अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो अगर आपकी गाड़ी का सिलेंसर जो है वो चौक हो जाता है और उसके आगे बर्फ आ जाती है तो आपने शीशे बंद करके हीटर नहीं चलाना। क्या मीडिया ने एजुकेट किया? या इस वाकये के बाद क्या मीडिया एजुकेट कर रहा है लोगों को? नहीं कर रहा। बाकी जहां तक ये हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स की इंक्वायरी ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, यानी ब्यूरोक्रेट की इंक्वायरी करेगा, ये नहीं हो सकता। अगर आप साफ और शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं, एक ऐसा कमीशन बनाए जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हो, जिसमें अच्छे और नामवर वुकला हो, जिसमें ISI का नुमाइंदा हो, जिसमें MI का नुमाइंदा हो। और मैं समझता हूं सबसे बड़े, ये तो देखे ना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब का नाम ही कहीं नहीं है। असल तो मुल्जिम और मुजरिम तो ये लोग हैं जो वो हेड है ब्यूरोक्रेसी के। पूछें कामरान अफजल साहब से कि आपने अभी तक क्या किया है, आप मुझे बताएं। इस वाकये में लोग नाम ले लेकर और लोग रसीदें दिखा रहे हैं कि इस होटल ने हमारे से इतने चार्ज किए हैं। मुझे बताएं, पिछले 3 रोज में कोई होटल वाला गिरफ्तार हुआ है? किसी कोई कार्रवाई हुई है? किसी से पूछा गया है? किसी को जवाबदेह ठहराया गया है? एक खातून बताती हैं कि 20,000 रुपया लिया और बच्ची के लिए गर्म पानी का कप नहीं दिया उन्होंने, पानी का वॉशरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया कि 50,000 रुपए का कमरा लो, एक फैमिली को जेवरात रख के और वहां पर रहना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ब्यूरोक्रेसी की थी। उन्होंने जाने क्यों दिया? क्या उनको नहीं पता था? कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपका डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, कोई आपकी तैयारी नहीं है। और आप बात करते हैं यहां पर $20 अरब सियासत कमाने की, और यहां पर सूरत हाल यह है कि एक शहर नहीं मैनेज हो सका। इसमें तमाम तर जिम्मेदारी वो 70-80% ब्यूरोक्रेसी की है। उनको नहीं पता होना चाहिए था। जब फवाद साहब क्रेडिट ले रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो गई है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं था? क्या इदारों को पता नहीं था? क्यों नहीं रोका गया? और मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी आज एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई जिन्होंने वहां पर सर्व किया मरी में। उन्होंने, और अदिल विलायत से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये होटलों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो कहते हैं कि जो माफिया, वो कहते हैं जो इंतजामी है ना मरी की, ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस वाले हैं पूरे पंजाब से, उन्होंने कहा नामी ग्रामी आपके पॉलिटिशियंस, आपके हुक्मरान, यहाँ के इवन के आपके जुडिशरी के लोग, आपके बड़े बड़े तगड़े लोग, वो इस इंतजामिया से फेवर्स लेते हैं। इंतजामिया को कहा जाता है कि हमारी फैमिली आ रही है, 2 होटल में कमरे बुक करा दे। वो कहां से बुक करवाते हैं? कि वो भी होटल मैनेजमेंट वहां पे पूरी बड़ी माफिया बन चुकी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वही माफिया बनने की वजह बता रहा हूं कि जब वो 2 कमरे एक वहां पे जो है वो लेगी ब्यूरोक्रेसी किसी होटल वाले से, तो फिर कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? पॉलिसी मेकर को जब आप अप्लाइज करेंगे तो वो आपके खिलाफ पॉलिसी कैसे बनाएगा? बिल्कुल। और उसके अलावा यह है कि वो कहते हैं कि वहां पे कहा जाता है कि चेयरलिफ्ट फ्री करा के दें, इतने लोगों की रिहाइश फ्री करा के दें, इतने लोगों को खाना, वो कहते हैं ये सारा कुछ मैनेज किया जाता है इन लोगों से। तो इन लोगों को होना तो यह चाहिए था कि जिन होटलों ने ज्यादा पैसे लिए
उनको घसीट के कोई और होता, पुलिस वाले ठीक है। गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल के लेके जा रहे होते। तो ये बड़ा शर्मनाक है, कुछ भी इस कमेटी से नहीं निकलना। असद, ऐसे वाकयात से बचने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं? देखिए, अभी आप ब्यूरोक्रेसी को कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि यहाँ पर खुद हुकूमती एमएनए के होटल्स हैं जो ओवर चार्जिंग करते रहे हैं। तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं उन लोगों से, आप समझते हैं कि वो लोग इस इंक्वायरी को होने देंगे या असरअंदाज नहीं होंगे, या उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा कि कैसे आपने ये कर लिया? मेरा ख्याल है कि एक बहुत शफाफ तरीके से पूरा मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, इसको चैनलाइज करने की जरूरत है सयाहत को। एक हमारे यहाँ ओवरऑल महकमा शुमारियात से अगर जाके पूछे कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में पूरे पाकिस्तान में बाहर से कितने सयाह आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी के पास मेरा ख्याल है कि कोई इसको जो है वो कोई डेटा नहीं दे सकता, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा किसी के पास, किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डेटा फराहम नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि ऐसे में आप सयाहत को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है।